नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो थमी हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है अमेरिका को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जिस तरीके से तेल संकट फैलता जा रहा है और विकट हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास जो भी अब तक जो रिजर्व रखे हुए थे वो भी खत्म होता जा रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त क्राइसिस आने वाले समय में उभर सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ईरान की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल देते हैं, जो हमने ब्लॉक कर रखा है, साथ में आपने भी जो ब्लॉक कर रखा है उसको खोल दीजिए। यानी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले आवाजाही हो रही थी उसी तरीके से होगा। टोल लिया जाएगा या लिया जाएगा, ये सब कोई बातें उनकी तरफ से नहीं कहा गया। तो पहले जो है 135 के करीब जो है टैंकर वहाँ से डेली पास होता था, अभी महज 3, 4, 5 ही पास हो पाता है, दोनों देश के रजामंदी के बाद ही। तो वो एक अगर ये प्रपोजल अगर अमेरिका मान ले तो ये काफ़ी राहत हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन साथ में उनका एक उस पर लगा हुआ जो टैग लगा हुआ है, उसमें ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम और आप दोनों खोल दिया, लेकिन जो न्यूक्लियर को लेकर जो आपकी बातचीत है वो आगे के लिए हम लोग टाल देते हैं। क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि जो न्यूक्लियर के कारण जो वो बम बनाने वाली बात है, यूरेनियम को जो है उसने डेवलप किया है, उसको इनरिच कर दिया है, वो आप हमें सौंप दीजिए। तो इस चीज़ को जो ईरान कह रहा है कि इसको आगे के लिए टाल दिया जाए। हालांकि ट्रंप जो है इस प्रपोजल पे जो है वाइट हाउस में उन्होंने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे राय लिया है, और राय लेने के बाद अभी भी ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खोलेंगे जब आप हमें अपना जो यूरेनियम जो किए हो आप वो हमें दे दो। और लेकिन बातचीत मतलब पूरी तरीके से ना नहीं किया गया है, अभी भी उस पर जो है ये सोच हो रहा है, उस पर डिबेट हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई फाइनल प्रपोजल अभी अमेरिका की तरफ से आया नहीं है। तो अब देखते हैं कि ट्रंप उसको मानता है या नहीं मानता है। अगर मान ले तो पूरी दुनिया के लिए राहत हो जाएगा, क्योंकि तेल संकट जो है वो आने वाले समय में और विकट हो जाएगा। क्योंकि तेल संकट तो अभी भी है, लेकिन इसमें यह था कि जो बाकी तेल आप जो जुगाड़ कर रहे थे वो जुगाड़ होकर मिल जा रहा था, रशिया से मिल जा रहा था, अमेरिका से मिल जा रहा था, तमाम जगहों से मिल जा रहा था, साथ में आपके पास रिजर्व भी था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए उनके पास भी प्रचुर मात्रा में तेल था जिसको उसने रिलीज किया, तो किसी तरीके से भरपाई हो गया था। लेकिन अब जो ये संकट जो है, जो 20% तेल की जो कमी देखी जाएगी, अगर आप उसको इनफैक्ट कहें कि 14% के आसपास तेल जो नहीं मिलेगा, वो संकट विकट होता जाएगा और इसका असर दिखने भी लगा है। जो बिल्कुल जो गरीबी रेखा वाले जो कंट्री सब हैं, अफ्रीकन कंट्री और तमाम जगह, वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त संकट देखा जा रहा है। साथ में फर्टिलाइज़र में भी दिक्कत हो रही है, जो फर्टिलाइज़र के कारण जो है एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। कई सारे फैक्टर हैं। इनसे की एक रिपोर्ट आई है तेल के प्राइस को लेकर। देखिए, तेल जो मिल रहा है इस समय, स्पॉट पे जो तेल मिल रहा है और जो फ्यूचर में जो मिल रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क है। पहले होता था कि जो फ्यूचर में मिलता है स्पॉट में $1 या $2 महंगा मिलता था, लेकिन इस समय ये देखा जा रहा है कि 20-20, $22 जो है वो महंगा मिल रहा है। जैसे कि अब ब्रेंट जो है वो 109 के आसपास मिल रहा है, तो लेकिन आप जब स्पॉट पे ख़रीदने जाएंगे तो वो 130, 140, 150 तक मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त गैप है, मतलब मिनिमम $20 का गैप है, से लेकर जो है $40 तक का गैप देखा गया है। तो ये एक संकट जो है इस समय ये विकट होता जाएगा, जैसे जैसे जो रिज़र्व जो लोगों के पास है और जब ख़त्म होगा तो ये तेल का कीमत और तेज़ भाग सकता है इसको लेकर। उसके बाद से लेकिन गोल्डमैन का ये कहना है कि वो पहले सोच रहे थे कि मई तक जो है स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि जून तक होगा। ये तब है जब ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत हो जाए, तो इस प्रपोजल के हिसाब से कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए जून तक। इसके आधार पे गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि Q2 तक में जो है 9.2 मिलियन जो है बैरल प्रतिदिन का डेफिसिट है, और Q2 में जो है डिमांड जो है 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का कमा है, क्योंकि लोग जो है तेल कम खरीदने लगे हैं, चूँकि महंगाई हो गई है, तमाम चीज़ हो गया है। अब इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जब इसी तरह की स्थिति रहेगी, जो Q4 है, जो दिसंबर वाला जो होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला वहाँ का Q4 अमेरिका का, उसमें ब्रेंट जो है वो $90 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिलेगा, और WTI जो है 83, कहाँ 65 की बात है, तो वहाँ से जो है लगभग $30 महंगा मिलेगा। तो इसका असर जो है पूरे इकॉनमी पे देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं कि जब जून में नॉर्मल हो जाएगा तब भी जो है दिसंबर तक में, उसके 6 महीने के बाद जो है तेल महंगा मिलेगा, और अगर जून में नहीं हुआ तो और विकट हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है इकॉनमी में
बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए, एक बात तो हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से रिसेशन आने का खतरा इस समय नहीं दिख रहा है। मामला टाई हो गया था। रिसेशन का खतरा सिर्फ एक ही पॉइंट से हो सकता है, और वो है जो है प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम, जिसको लेकर फेड की बैठक भी हुई थी। अब उसमें अगर वो काफ़ी ज़बरदस्त डिफ़ॉल्ट हो जाए और उसके बाद से कोई उसमें क्रैश कर जाए और डोमिनो इफेक्ट हो जाए, तभी आएगा। लेकिन अभी वाले स्टेज के हिसाब से रिसेशन जैसी चीज़ दिख नहीं रही थी, जो हम लोगों ने परसों के बुलेटिन में जो है एक-एक पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया था। लेकिन स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडराएगा, और जिस तरीके से तेल में जो गोल्डमैन की जो रिपोर्ट है कि जो है 6 मंथ के बाद भी जो है $30 ज़्यादा महंगा रहेगा तेल जो पहले मिलता था, तो इस पॉइंट से जो है स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा सकता है। देखिए, स्टैगफ्लेशन और रिसेशन में ये हो जाता है कि स्टैगफ्लेशन में मांग कमज़ोर हो जाती है लेकिन कीमत बढ़ती है, और इसमें जो है रिसेशन में जो है मांग घट जाता है जो है पूरी तरीके से, और जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और रेट को कोई पूछता भी नहीं है, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं मिलता है। और इसमें स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ऊंचा रहता है, यानी चीज़ें महंगी मिलती है, और रिसेशन में इन्फ्लेशन कम हो जाता है, लेकिन चूँकि खरीदार ही नहीं रहता है बाज़ार में। और इसमें स्टैगफ्लेशन में बेरोज़गारी और महंगाई दोनों बढ़ती है, जबकि रिसेशन में जो है बेरोज़गारी बढ़ती है चूँकि महंगाई बढ़ती नहीं है। और फर्टिलाइज़र की जो कमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है तमाम चीज़, जो फूड शॉर्टेज जो है वो भी देखा जा रहा है 2026-27 तक जो है वो खान पान का जो सामान है वो उसका क्राइसिस देखा जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, तमाम चीज़ हो जाएगा, जो सारे स्टैगफ्लेशन के रूप है। तो इस तरीके से, और उस कारण क्या होगा कि सेंट्रल बैंक पे प्रेशर आएगा, और सेंट्रल बैंक पे जब प्रेशर आएगा तो वो सेफ एसेट्स की तरफ जो चीज़ें जो है वो मूव करने लगता है। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर पे मजबूती आएगी। अब अगर हम सिल्वर के मार्केट को सिर्फ बात कर लें, तो सिल्वर का मार्केट जो है काफ़ी ज़बरदस्त मैनिपुलेटेड है। हेज फंड वाले जो है उसके रेट में जो है काफ़ी तेज़ लेकर भागते हैं, काफ़ी तेज़ नीचे गिराते हैं, तो पूरी तरीके से मैनेज है। डिमांड सप्लाई तमाम चीज़ को किनारे रख दीजिए। अब इसमें ये है कि जो अभी सिल्वर को जो देखा जा रहा है कि वो फिर से 72 से लेकर 78 के बीच जो है अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है सिल्वर की तुलना में, क्योंकि और ये काफ़ी ज़बरदस्त नैरो रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि यहाँ पे जो स्मार्ट जो बायर हैं वो इसकी खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, गोल्ड को लेकर जो रेट दिया गया है 2026 के दिसंबर तक में वो 6000 तक दिया गया है। अगर 6000 भी आ जाता है तो यहाँ से 20% का इजाफा है, और 20% काफ़ी होता है एक साल में अर्न के लिए, 15% ही काफ़ी होता है, 20% है। लेकिन सिल्वर को लेकर ऐसा कोई रेट दिया नहीं गया है। सिल्वर के लिए जो भी है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जो रेजिस्टेंस जो दिखा जा रहा है वो 88 है, और उसके ऊपर जो है 93 है। जैसा कि गोल्डमैन रिपोर्ट के हिसाब से तेल की प्राइस और स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। अगर वो आ गया तो शुरुआत में जो है गोल्ड सिल्वर दोनों पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि दोनों बिकता है और लिक्विड मनी निकाला जाता है। लेकिन बाद में फेड का इंटरफेरेंस होता है, मनी प्रिंट होता है और तमाम चीज़ होता है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लोड कर जाता है। उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर में फिर पैसे वापस आने लगते हैं और गोल्ड सिल्वर ऊपर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे बाजी मारता है गोल्ड। सिल्वर जो है चाइना में बंद हुआ था 85.71 पे 0.11% की नरमी के साथ, और यहाँ बंद हुआ था 75.56 पे 0.08% की नरमी थी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,42,831, और जो डिलीवरी लिया गया है वो सिर्फ 311 केजी का लिया गया है, और टोटल मंथ में जो है 544 मैट्रिक टन की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी काफ़ी कम है अगर आप फरवरी और जनवरी की तुलना में देखें तो। और कॉमेक्स के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 2374 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, और नॉट फॉर सेल जो है वो 7490 के आसपास है। और टोटल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो ये बन जाता है 9803 मैट्रिक टन के आसपास जो है ये इतने सिल्वर अभी पड़े हुए हैं। और अगर हम इस गोल्ड को देखें तो गोल्ड की जो डिलीवरी हुई है वो 3.11 मैट्रिक टन का हुआ है। ठीक ठाक गोल्ड का डिलीवरी लिया गया है। गोल्ड का डिलीवरी जो है इस मंथ में 69.3 मैट्रिक टन का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो है वो सेलिंग देखा गया था। कई सारे सेंट्रल बैंक ने तेल के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में यहाँ बेचा था, तो उसके कारण वो प्रेशर जोन इस महीने में दिख रहा था गोल्ड में, और उसी कारण उसके रेट में इजाफा भी नहीं देखा जा रहा है। गोल्ड कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है 487 मैट्रिक टन, और फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 422 मैट्रिक टन, टोटल है 909 मैट्रिक टन
जो पड़ा हुआ है। गोल्ड जो बंद हुआ था रेट था वो 4687, 0.28% की नरमी के साथ। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,50,544। बाकी हम लोग अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में तेजी था, 24,092 पे बंद हुआ, 24,000 को क्रॉस किया, 194 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.81% की तेजी थी। और सेंसेक्स जो है वो 77,303 पे बंद हुआ, 639 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.83% की तेजी थी। मिड कैप में 1.47% का तेजी, स्मॉल कैप में 1.82% का तेजी और पीएसयू में 0.94% की तेजी रही। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है और कल 1151 करोड़ का शेयर बेचा है। और अगर हम देखें जो है इस मंथ में वो 55,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। और जो है पिछले महीने में मार्च में वो 1,15,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। यानी जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो 1,70,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। और पूरे साल को देखें 2026 में तो 1.2 लाख करोड़ का शेयर बेचा है, जबकि 2025 में जब मार्केट को उठने नहीं दे रहा था 2.39 लाख करोड़ का शेयर बेचा था और अभी उसी के आसपास जो है सिर्फ 4 महीने में बेच चुका है। तो जो पिछले साल पूरे साल में बेचा था वो इस बार 4 महीने में बेचा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आउटफ्लो है इनका। और 2024 में 1.28 लाख करोड़ का बेचा था, जो सितंबर के बाद से बहुत तेज़ बेचा था जब ऑल टाइम हाई चला गया था। और उसके बाद से अगर आप देखें तो 5,60,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। और डीआई जो है मतलब म्यूचुअल फंड और तमाम सब ये 16 लाख करोड़ का शेयर खरीद चुका है। यानी जितना बेचा है उसका तिगुना खरीद चुका है। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त धड़कन है नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि एफआईज किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। एफआईज ने जो शुरुआत में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो इतना ज़बरदस्त उसका प्रॉफिट हो चुका है कि वो उसका मज़ा उठा रहा है। अब इसको लेकर ये तब रुकेगा जब हमारा रुपया मजबूत होगा। जो है वो चीज़ जो है अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। अगर एफआईज का हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरीके से उसने बड़े टॉप शेयर्स में उसने ज़बरदस्त बिकवाली की थी, लेकिन ये देखा गया है कि इसमें पिछले 4 क्वार्टर से वो 20-22 शेयर्स में जो है लगातार खरीद रहा है। मतलब 1 साल से इसमें खरीदारी ही कर रहा है, जिसमें कि ब्लैक बक है, विशाल मार्ट है, साउथ इंडिया बैंक है, कल्पत्रु है, पॉलीकैब है, हिताची है, वारी है, जीएमआर एयरपोर्ट है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। इसमें ये खरीदारी कर रहा है। अब ये चीज़ देखिए, ये खरीदारी कर रहा है तो इसके हिसाब से इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। या आप जाकर देखते होंगे अखबारों में जो बिजनेस के जो अखबार आते हैं उसमें कहा जाता है कि ये 30% भाग जाएगा, ये 33% भाग जाएगा, तो उसको भी नहीं खरीदारी करना होता है। उसमें फिर अपना कैलकुलेशन करना होता है। जो भी चीज़ें बताए पॉजिटिव है या कोई खरीदारी कर रहा है उसमें जाकर आप 2-3 जगह देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं। फिर कॉमन के बाद वो शेयर निकालेंगे, फिर उस शेयर्स का जाकर फंडामेंटल्स देखेंगे। आप खुद से देखेंगे, भले कोई दूसरा खरीद रहा हो, कि भाई जो चीज़ें कि भाई कैश फ्लो किस तरीके से आ रहा है, उसका जो है आरओसी कितना है, जिस पे कर्ज कितना है, उसका प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है क्वार्टर, जो है ये तमाम चीज़। पीई भी देखना है जो है, और पीई को उसी से कंपेयर करना है, उसी शेयर्स के पीई से कंपेयर करते हुए, या जो है बाकी उस सेक्टर के जो बाकी शेयर्स हैं उसके पीई से कंपेयर करते हुए फिर आप उसमें कैलकुलेशन करके निकलेंगे, जिस पे कई सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद से फिर भाव देखेंगे। 250-20 डीएमए के नीचे है तो पहला स्टेज, 250 डीएमए के नीचे है तो दूसरा स्टेज, और फिर 200 डीएमए के नीचे है तो तीसरा स्टेज। उसके बाद से नहीं, चौथा स्टेज कुछ नहीं है। फिर जाकर चौथा स्टेज इंतज़ार कि भाई जब फिर डिप लेगा तो खरीदेंगे। तो इस तरीके से ख़रीदना होता है। तो वो उस तरीके से आप काम कीजिएगा तो फ़ायदा होगा। अगर आँख मूंद के कीजिएगा तो जो है नुकसान होता है। और ये जान लीजिए कि इन तरीक़ों से काम करने के बाद अगर मार्केट गिर भी जाता है ना, बहुत भी ज़बरदस्त क्रैश हो जाता है, तब भी आपका पोर्टफोलियो कम गिरता है, ये फैक्ट है। और अगर आप ऊपर खरीदें तो आपका पोर्टफोलियो आपको तनाव दे देगा, टेंशन दे देगा। और इसमें इस फॉर्मूले के साथ आप खरीदेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आपको तनाव नहीं देगा। आपको लगेगा कि ठीक है, जो इतना ही परसेंट नीचे गिरा है ना, वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और हो भी जाता है, तुरंत हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, 24,128 जो है वो पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 24,173, तीसरा 24,000 जो है 248, और सपोर्ट जो है 23,979 है, दूसरा 23,933 है, तीसरा 23,859 है। इतनी ही खबर है आज। कल मिलते हैं।